दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 की पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार उनको देख लो, समझ लो, फिर हमारे साथ यहाँ से कंटिन्यू करना। तो यार, कल मैंने यहाँ तक आप सभी को समझा दिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आपने मेरे को कमेंट कर दिया होगा, मैं सोचता हूँ ऐसा, और मैंने जिन जिन फ्रेंड्स का जन्मदिन होगा उनको रिप्लाई भी कर दिया होगा। उसी के साथ यार, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस वाली पोएम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बोलता है, पंडित लुक इन योर हार्ट फॉर नॉलेज, टेल मी वेयर अनटचेबिलिटी केम फ्रॉम, सिंस यू बिलीव इन इट मिक्स रेड जूस वाइट जूस एंड एयर, अ बॉडी बेक्स इन अ बॉडी, वी ईट बाई टचिंग, वी वॉश बाई टचिंग, फ्रॉम अ टच द वर्ल्ड वॉज बोर्न। अब यहाँ पे बता रखा है कि भाई बेसिकली कि भाई जो एक टच होता है उसी से हमारा मतलब पूरा समाज होता है। अब जब हम पैदा होते हैं तो भी हम टच करते हैं, हम खाना भी टच करके खाते हैं। मतलब कि आपकी एक पोएम टाइप है, इसके आपको समझना है। जो भी कुछ आपको समझ में आता है उसके साथ हम आगे इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे कहते हैं कि सो हुज अनटच्ड आस्क कबीर, ओनली शी हु इज़ फ्री फ्रॉम डिल्यूज़न। अब यहाँ पे जो कबीर जी होते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं इस पोएम को बताने के बाद कि ऐसा कौन है जो कि यहाँ पे आज तक अनटच्ड रहा हो। हर किसी को टच करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब कहता है, इन दिस पोएम कबीर इज़ चैलेंजिंग द प्रीस्ट बाय डायरेक्टली क्वेश्चनिंग एट हिम अबाउट वेयर अनटचेबिलिटी कम फ्रॉम। अब यहाँ पे जो कबीर जी होते हैं अपनी पोएम के माध्यम से सीधा डायरेक्टली प्रीस्ट से यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट आउट करते हैं कि भाई जो ये अनटचेबिलिटी होती है आखिरकार कहाँ से आती है। He asked the priest to look for knowledge in his heart and not in the scripture। अब वो यहाँ पे कहता है प्रीस्ट को कि भाई तुम नॉलेज के लिए अपने हर्ट यानी कि अपने दिल के अंदर देखो, यानी कि अपने मन से पूछो, आपके माइंड से पूछो। यहाँ पे आपको मतलब कि किसी स्क्रिप्चर को देखने की ज़रूरत नहीं है। कबीर गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब हाउ एवरी ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ब्लड एयर एंड हैज़ स्पेंट 9 months इन मदर वोम। उसके बाद कबीर जी इस बात को भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हर एक इंसान का जो शरीर होता है वो ब्लड से मिलके बना होता है, एयर से मिलके बना होता है, और वो 9 महीने अपनी मम्मी के मतलब पेट में रहता है। आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब कहते हैं, एंड दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय टचिंग समथिंग, वेदर इट बी अ पोट, अ ह्यूमन बीइंग और अ पेंटिंग। अब हमें कबीर जी उसके बाद ये बात भी बताते हैं कि भाई हमारी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हुई, हर एक चीज़ हमारी टच से ही बनाई जाती है। उसमें चाहे आप कोई घड़ा ले लो, आपका ह्यूमन बीइंग ले लो, या फिर कोई पेंटिंग ले लो, ठीक है। अब आगे बताता है, ही टेक्स द वर्ल्ड अनटचेबल, he takes the world untouchable and give it a very different meaning. He claims that untouchability is the highest state of knowledge। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई मतलब कि वर्ल्ड को कहता है कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अनटचेबल है, और फिर उसके बाद वो इस चीज़ को भी क्लेम करता है कि जो ये अनटचेबिलिटी होती है ना, सबसे हायर जो हमारी नॉलेज होती है वो होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई जो हमारी हाईएस्ट स्टेट होती है ना नॉलेज की, उसको हम कभी भी टच नहीं कर सकते। इट मीन्स नॉट बी टच्ड बाय नैरो लिमिटेड आइडियाज, देयर फॉर कबीर फाइनली टर्न्स द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी ऑन इट्स हेड फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट स्टेट दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन अचीव। उसी के साथ में कबीर जो यहाँ पे आपके अनटचेबिलिटी का छोटा सा आइडिया होता है, इसको एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ मूव करा देता है, और वो दिखाता है कि भाई अनटचेबिलिटी को अचीव करना तो बहुत ही टिपिकल टास्क यहाँ पे है। दिस इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम, सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल इवन टू कंटेम्पलेट। अब कहता है, द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम बट ऑल्सो लेट्स पीपल नो वट ड्रेडफुल डीड्स human beings are capable of. In this sense, laws such as these seeks to both punish as well as influence the way we think and act. The act distinguishes several levels of crimes. Firstly, the modes of humiliation that are both physically horrific and the morally reprehensible, and seek to punish those who। तो चलो एक बार यहाँ तक आपको बताते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसी के साथ यहाँ पे आप सभी को पूरा एक्सप्लेन करता है और बताने की कोशिश करता है कि भाई जो इस टाइप के आपके टास्क रहते हैं ये एक तरीके से आपके क्राइम होते हैं, और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। फिर आप सभी को ये बताता है कि ये आपके एक मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन है, एक तरीके से आप ये बात भी यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर बताने की कोशिश करता है कि भाई इस तरीके से हम फिजिकली और मोरली दोनों तरीके से यहाँ पे
मतलब दूसरे पर्सन को हर्ट करते हैं और फिर हमें जो पनिशमेंट मिलती है वो भी यहाँ पे ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे अब आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि फोर्स अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नोक्शियस सब्सटेंस forcibly removes clothes from the person of a member of a scheduled caste or scheduled tribes or parades him or her naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to ह्यूमन डिग्निटी। अब यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे बताता है कि भाई आपके सारे इस टाइप के क्राइम्स होते हैं, जैसे कि अब किसी को फोर्स करना कि भाई तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम ये कपड़े पहनोगे या फिर ये नहीं पहनोगे, किसी के फेस के ऊपर पेंट कर देना, उसके कपड़े उतार देना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी क्राइम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं और ये हमारे यहाँ पे मतलब कि हमें बहुत जगह देखने को भी मिलता है। अब सेकेंडली आप सभी को बताता है इट लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पोजेस दलित एंड आदिवासी ऑफ देयर मर्ज resources which force them into performing slave labor. Thus the act sets out to punish anyone who wrongly occupies or cultivate any land owned by or allotted to a member of a scheduled caste or a scheduled tribe or gets the land allotted to him ट्रांसफर्ड। अब उसी के साथ यार यहाँ पे आप सभी को बताने की कोशिश करता है कि भाई जो आपके दलित लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनको मतलब कि एक लेबर की तरह ट्रीट करना, जो उनको लैंड दी जाती है खेती करने के लिए, उसको ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करना, तो ये भी आपका एक क्राइम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हम कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखो, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है कि एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइजेज दैट क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन्स आर ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक्स टू बी penalize anyone who assaulted to use his forces on any woman belonging to a scheduled caste or scheduled tribe with intent to dishonor her। अब यहाँ पे अगर कोई मतलब कि किसी वुमेन को या फिर जो शेड्यूल कास्ट का मेंबर, शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, उनको डिसहोनर करने की कोशिश करता है, तो वो भी आपका एक क्राइम इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है। उसी के साथ अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि कैन यू लिस्ट 2 डिफरेंट प्रोविजंस इन विच 1989 एक्ट, 2 डिफरेंट प्रोविजंस इन दी 1989 एक्ट। अब आपका जो ये वाला एक्ट था ना, क्या आप इसके कोई भी हमें 2 प्रोविजंस लिस्ट करके बता सकते हो? अब हमने आपको इतने सारे प्रोविजंस यहाँ पे बता दिए, 1 2 फिर आपका 3 हो गया, उसके साथ में 4 हो गया आपका, फिर यहाँ पे 5 भी था, और बाकी आपकी बुक ने इनको और अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज कर रखा होगा। आप बुक में भी साथ के साथ एक बार देखते हुए चलना, ठीक है। और यहाँ पे हमने समझा था आपके कबीर तक, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका एक्ट, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया। अब एक्ट के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, ये रहा है आपका एक्ट। कब पढ़ाया था? आपके पार्ट सेकंड के अंदर। अपने पार्ट सेकंड को समझा है, देखा है, तो आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सच, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप सभी को बोलता है लुक अप द ग्लोसरी एंड राइट इन योर ओवन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोरली रेप्रीहेंसिबल। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपकी जो ग्लोसरी दी होती है ना चैप्टर के पीछे, एक बार उनको भी स्टडी करूँ, और उसके बाद जो आपका मोरली रेप्रीहेंसिबल वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं, फटाफट से हमें कमेंट करके बताओ। देखते हैं आपकी थिंकिंग कहाँ तक डेवलप हो रही है। उसी के साथ यार अब हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक आता है उसका नाम है दिस स्कूरेज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स, टिन प्लेट्स एंड बास्केट्स फ्रॉम डर्टी लैट्रिन्स एंड कैरिंग इट ऑन दी हेड टू डिस्पोज ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे। अब आपका जो होता है ना मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसका मतलब होता है कि यार देखो, अब आप सभी को पता है कि हम सुबह फ्रेश होते हैं, मतलब कि मॉर्निंग के अंदर, या फिर जैसा भी हमारा शेड्यूल रहता है हम फ्रेश होते हैं। अब पहले क्या रहता था कि भाई हमारा मतलब कि ये फ्रेश होने के लिए जो रूम होता है वो होता था, वहाँ पे फ्रेश होके बंदे आ गए, उसके बाद यार जो आपके जो थोड़े लोअर कास्ट के लोग समझे जाते थे वो बाद में वहाँ पे जाते थे, उसको मतलब कि डालते थे उसके जो आपका तसला वगैरह होता है उसके अंदर, फिर उसको अपने हेड पे रख के बहुत दूर जाके उसको डिस्पोज करके आते थे। तो कुछ इस तरीके के काम आपके, ठीक है। अब आगे आपको बताते हैं। फिर कहते हैं कि अ मैनुअल स्कैवेंजर इज़ द पर्सन हु डज़ द जॉब ऑफ कैरिंग दिस फिल्थ। अब यहाँ पे बताते हैं कि इस गंदगी को जो उठाने का काम करता था वो आपका एक मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर आता है, जो कि मतलब कि खुद से की जाती थी। दिस जॉब इज़ मेनली डन बाय द दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स, और ये काम करती थी आपके जो दलित परिवार की औरतें होती थी या फिर उस परिवार की यंग जो गर्ल्स होती थी वो।
According to the Andhra Pradesh-based Safai Karamchari Andolan, an organization working with manual scavengers, there are 1 lakh persons from the Dalit communities who continue to be employed in this job in this country and who work in 26 lakh private and community dry latrines मैनेज्ड बाय द म्यूनसिपैलिटीज़। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपका जो अंडमान मतलब कि ये आंध्र प्रदेश है ना, वहाँ पे आपका एक सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया गया। वहाँ पे मतलब कि इन स्कैवेंजर्स के साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी यहाँ पे मुहिम आपकी चलाई। उसी के साथ में बताते हैं कि यहाँ पे भाई 1 लाख से ज़्यादा जो आपके दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो सभी इस काम को करते हैं। और उसके साथ आपको फिर और भी बहुत सारी बताता है कि भाई प्राइवेट के अंदर आपकी और पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमें ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब बताता है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स आर एक्सपोज टू सब ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ हजार्ड। उसके साथ में बताता है कि भाई ऐसा काम करते करते इनको बहुत बार कई बार मतलब कि हेल्थ की बहुत ही सीरियस बीमारी भी हो जाती है। दे आर कॉन्स्टेंटली exposed to infections that affect their eyes, skin, respiratory and the gastrointestinal system। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ऐसा काम करते करते इनकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जैसे कि आइज़ हो गई, स्किन हो गई, रेस्पिरेटरी हो गया और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया। अब इन सभी के बारे में मैं आपको साइंस के अंदर डिटेल में बताऊँगा। अभी हमारा चल रहा है पॉलिटी, तो अब इसको इतना ही समझिए, ठीक है। अब बताता है कि दे गेट वेरी लो वेजेस फॉर द वर्क दे परफॉर्म। Those working in the urban municipalities earn 200 per day and those working privately are paid much less। अब यहाँ पे बताता है कि भाई इनको इस काम के लिए पैसा भी बहुत कम दिया जाता है। जो कि आपकी अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर काम करते हैं उनको 200 रुपये मिलते हैं दिन के, और जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनको तो इससे भी कम दिया जाता है, ठीक है। फिर बताता है कि एज यू हैव रीड अर्लियर इन दिस बुक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर मैनुअल स्कैवेंजर इज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द भंगीज इन गुजरात, पखीज इन आंध्र प्रदेश एंड द सकालियार्स इन तमिलनाडु कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड अनटचेबल। अब यहाँ पे बताते हैं कि वैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया। हमने इस बात को पढ़ा है ना, हाँ जी पढ़ा है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे आप सभी को यही समझा रहा था कि भाई यहाँ पे वैसे तो अनटचेबिलिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हटा दी गई है, लेकिन जो आपके गुजरात के अंदर भंगीज़ लोग हैं, पाखीज़ हैं आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, सिकालरियाज हैं आपके तमिलनाडु के अंदर, ये अभी भी अनटचेबल समझे जाते हैं। फिर बताता है दे ऑफ्टन लाइव इन सेपरेट सेटलमेंट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज एंड डिनाइड एक्सेस टू द टेम्पल, पब्लिक वाटर फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। अब यहाँ पे बताता है कि भाई ये शहर के जो आपके आउटस्कर्ट्स एरिया होते हैं वहाँ पे इन लोगों के घर होते हैं, और साथ ही में ये लोग आपके मंदिरों में और जो आपके पब्लिक वाटर फैसिलिटीज़ जो भी होती हैं उनको नहीं ले सकती हैं। अगर आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है कि मानो यहाँ पे सारे लोग रहते हैं ना मिलजुल के, तो इनको शहर के बाहर ऐसे रहना पड़ता है, दूर दूर। समझ रहे हो क्या आप बात को, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सभी को आगे बोलता है इन 1993 द गवर्नमेंट पास्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि 1993 के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट होती है एक और यहाँ पे पास करती है एक्ट, और वो कहती है कि भाई जो आपके ये मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनको एम्प्लॉयमेंट दी जानी चाहिए, और साथ में यहाँ पे जो ड्राई लैट्रिन्स हैं आपकी वो बननी चाहिए, ठीक है। दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। सॉरी यहाँ पे ऊपर मतलब कि ये एक्ट का नाम था, यहाँ पे थोड़ी मेरे को मिसमैच सी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली ये बताना चाहता है कि जो आपके मैनुअल स्कैवेंजर्स थे इस एक्ट के आने के बाद इनकी जो ड्यूटी थी उनसे उनको फ्री कर दिया गया, यानी कि ऐसा काम ये लोग नहीं करेंगे अब। तो मतलब कि ताकि इन लोगों की कंडीशंस इंप्रूव हो पाए, और साथ ही यहाँ पे अब जो आपकी ड्राई लैट्रिन्स होती हैं उनको बनाने का काम शुरू किया गया। In 2003, the Safai Karamchari Andolan and 13 other organizations and individuals, including seven scavengers, filed a PIL in the Supreme Court. The petitioner complained that manual scavenging still existed and it continued in the government undertakings like the railways। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है बेसिकली कि भाई देखो, उसके बाद 2003 के अंदर जो आपके सफाई कर्मचारी के जो आंदोलन के लोग थे, साथ में आपकी 13 और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थे उन सभी ने मिलके, और साथ ही आपके जो 7 स्कैवेंजर्स थे उन सभी ने मिलके PIL फाइल की आपकी। अब PIL क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो सभी मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर समझा रखा है डिटेल में। तो इन लोगों ने PIL फाइल कर दिया आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कहा कि भाई जो आपकी अनटचेबिलिटी है वो अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। ये नहीं कि सिर्फ वो आपके प्राइवेट एरिया के अंदर होती है, वो हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलती है, जो कि गवर्नमेंट का सेक्टर है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे दूँ रेलवेज़ के अंदर, ठीक है।
अब आगे बोलता है, कहता है द पिटिशनर शाउट इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इंडिया हैड इंक्रीज सिंस द 1993 लॉ। इट डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू वेरीफाई द फैक्ट विद इन 6 months. If manual scavenging was found to exist, then the government department has to actively take up a time-bound program for their liberation and the rehabilitation. The prohibitions of the employment as manual scavengers and the Rehabilitation Act came into force on 6 December 2013. उसी के साथ यार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और पुष्टि करने के लिए जो आपकी गवर्नमेंट थी, सेंटर की, स्टेट की, दोनों के पास यहाँ पे लेटर्स भेजे और कहा कि भाई तुम चेक करो क्या सच्ची में ऐसा अभी भी हो रहा है, क्या अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की जा रही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आप कोई फटाफट से स्कीम बनाओ या फिर कुछ ऐसा लॉ बनाओ जो कि फटाफट से यहाँ पे इन सभी को मतलब कि यहाँ से हटा दे और ड्राई लेटरिन्स जो होती हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। उसी के साथ यार यहाँ पे आप सभी का जो लॉ था वो निकल के आया, जिसका नाम है आपका द प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 6 दिसंबर 2013। ठीक है जी, तो चलो अब आगे आपको बताती हैं। अब देखो यार, ये हो गया आपका मैनुअल स्कैवेंजर की पिक्चर। ऐसे वो लोग यहाँ पे उठाते थे, देखो इसको उठा के अब ये यहाँ पे बाद में एक गड्ढे के अंदर कहीं डिस्पोज करने के लिए जाएगी। अब इसको इस जॉब के पैसे मिलेंगे। उसी के साथ में यार अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द सफाई कर्मचारी आंदोलन डिमोलिश्ड आ ड्राई लेट्रिन। अब यहाँ पे आपके जो सफाई कर्मचारी जो मतलब कि आंदोलन था उसके मेंबर्स ने आपके ड्राई लेट्रिन्स को तोड़ रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैनुअल स्कैवेंजिंग, री रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड ऑन पेज 14 एंड लिस्ट 2 राइट्स दैट दिस प्रैक्टिस वोलेट्स। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप मैनुअल स्कैवेंजिंग से आप क्या समझे, फटाफट से कमेंट बॉक्स आपकी वेट कर रहा है। उसी के साथ हम आप जो आपका पेज 14 था, यानी कि जो मैंने आपको पीछे वाली पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप आराम से समझ लेंगे। बाकी आप उनमें से एक बार जाके देख भी ना, पता नहीं मेरे ख्याल से आपका सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर के अंदर पेज 14 देखने को मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स को एक बार दोबारा पढ़ना और फिर पता लगाने की कोशिश करना है कि भाई कौन सी राइट यहाँ पे वोलेट्स हो रही हैं। ठीक है, वाई डिड द सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल अ PIL इन 2003, वट डिड दे कंप्लेन अबाउट इन देयर पिटीशन। कि भाई जो आपकी PIL थी 2003 के अंदर इन लोगों ने क्यों फाइल की और इसके क्या रीजंस रहे होंगे और क्या कंप्लेंट उन लोगों ने फाइल की। अब यहाँ पे आपसे आगे क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं कि वाई डिड सुप्रीम कोर्ट डू ऑन हियरिंग दिस केस इन 2005। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अंदर इस केस की सुनवाई के दौरान क्या निर्णय लिया, वो भी आप फटाफट से एक बार सोचो और हमें भी कमेंट करके बताओ। बाकी कमेंट में शर्म आती है तो मैंने पहले भी बता रखा है, इंस्टा आप सभी के लिए खाली पड़ा है, ऐप भी खाली पड़ी है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर खाली पड़ा है और हमारी ईमेल खाली पड़ी है। तो जहाँ भी कंफर्टेबल लगे बस कर दो काम को। ठीक है, अब आपको बताते हैं आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट की भाई आदिवासी लोगों की डिमांड क्या थी और आपका 1989 का एक्ट यहाँ पे क्या रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं दी 1989 Act is important for another reason. Adivasi activists refer to it to defend their rights to occupy land what was traditionally there. As you read in the previous chapter, Adivasi are often unwillingly to move from their land and are forcibly displaced. Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal land should be punished under this law. They have also pointed to the fact that this act merely confirms that has already been promised to tribal people in the constitutions that land belongs to the tribal people, cannot be sold or to be brought by non-tribal people. In case where this has happened, the constitutions guarantee the right of tribal peoples to repossess their land. अब यार यहाँ पे बेसिकली जो आपके आदिवासी लोग थे, आप सभी को पता है कि उनको उनकी ज़मीनों से हटा के कहीं और जाने की को कहा गया था और उनकी जो ज़मीन थी वो हड़प ली गई थी। अब आदिवासियों ने भी इस एक्ट का हेल्प लेने की चाहिए और यहाँ पे आप सभी को पता है कि इसके अंदर एक ये भी प्रोविज़न है कि भाई किसी भी आदिवासी को आप उसकी ज़मीन छीन के वहाँ से नहीं भगा सकते हैं। तो उन्होंने भी इस एक्ट का यूज़ करना चाहा, जो उनकी लैंड उनसे बिलोंग करती थी उसको वापस लेने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाना चाहता है और यही बात फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी गारंटी करता है। ठीक है, उसी के साथ यार अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006. द इंट्रोडक्शन ऑफ टू द फाइनल एक्ट स्टेट्स दैट दिस एक्ट इज मेन टू अनडू द हिस्टोरिकल इंजरीज injustice meted out to forest dwelling populations in not recognizing their rights to land and resources. This act recognizes their right to homestead
homestead, cultivable and grazing land and to non-timber forest produce. The act also pointed out that the rights of forest dwellers include the conservation of forests and biodiversity. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात समझाने की कोशिश करता है और एक्सप्लेन भी करता है कि भाई जो यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो कि उसके अंदर रहते हैं जंगल के अंदर, फिर आपका ये जो नया एक्ट 2006 के अंदर पास आउट किया गया, इसका मतलब ये था कि भाई उनका वहाँ पे हक बनता है, उनको वहाँ पे रहने दिया जाए और ये सब बातें यहाँ पे हों। ठीक है, तो आप इसको बाकी स्टडी कर सकते हैं। इस एक्ट को आपको स्टडी करना है तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, बाकी आपकी डिटेल के लिए इतना ही सफिशिएंट है यहाँ पे। उसी के साथ में अब यहाँ पे आगे बताता है कि CK जानू एन आदिवासी एक्टिविस्ट हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वॉयलेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स गारंटीड टू ट्राइबल peoples are government in the various states of India. For it is they who allowed non-tribal encroachers in the form of timber merchants, papers mills, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or as a सेंक्टुराइज। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को ये सभी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि भाई जो आपका एक आदिवासी एक्टिविस्ट था उसने एक काम किया और कहा कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सभी को गारंटी करता है बहुत सारी राइट्स, और यहाँ पे जो मतलब कि और उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कि जो कि यार यहाँ पे हमारे जंगल के लोग नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे आते हैं फॉरेस्ट के अंदर व्यापारी बन के, पेपर मिल्स, इन सभी बातों को लेकर वो हमारी ज़मीन को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे बताता है एंड फोर्सेबली एविक्ट ट्राइबल पीपल फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट एज रिजर्व्ड और एज स्क्रूटनाइज. She has also noted that in cases where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. This is the government must draw upon plans and policies for them to live and work elsewhere. After all, governments spend large sum of money on buildings, industrial or other projects on lands taken from tribal. So why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitations the displaced. अब यहाँ पे बेसिकली ये सभी बातें बताना चाहता है कि भाई जब गवर्नमेंट हमको यहाँ पे हटाती है, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाती है अपने काम के लिए, तो क्या वो हमें रिकम्पनसेट करने के लिए या फिर जो हमारी कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं खर्चेगी? और जो लोग यहाँ पे वापस से नहीं आ सकते अपनी होमलैंड पे, तो उनके साथ में मतलब कि उनको यहाँ पे जॉब के अंदर जगह देनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। और साथ ही यार जो लोग यहाँ पे हमसे पेपर मिल बन के आते हैं, मतलब कि काम करने के लिए आते हैं, पेपर मिल के व्यापारी बन के आते हैं, वो जो इनक्रोचर्स करते हैं फिर वो हमें हमारी ज़मीन से यहाँ पर हटाने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो एक्ट वगैरह है मैंने वो भी आप सभी को पीछे बता दिया, उसको अगर आपको स्टडी करना डिटेल में तो आप कर सकते हैं। बाकी अब बारी आती है कंक्लूजन को करने की चैप्टर की। यहाँ पे कहता है एज वी कैन सी द एग्जिस्टेंसी ऑफ अ राइट्स और अ लॉ और इवन अ पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। कि यहाँ पे हमने इस बात को सीखा इस चैप्टर के अंदर, इस बात को समझा कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी या फिर कोई लॉ यहाँ पे आपके कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर तो बना दिया, लेकिन वो रियलिटी के अंदर आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो तो हमें खुद देख के ही पता लगता है। ज़रूरी नहीं कि आपका कागज़ के ऊपर कोई लॉ है तो वो रियलिटी के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पीपल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क और मेक एफर्ट्स टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल्स दैट गाइड द एक्शंस ऑफ देयर फेलो सिटीजन्स और इवन देयर लीडर्स। द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट न्यू. It has existed in the different form of the thought out our history as you have seen in this chapter. Similarly, even in the democratic society, similarly processes of struggles, writing, negotiations and organizations need to कंटिन्यू। अब यार यहाँ पे आप सभी को नीचे ये बात समझाता है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है, और आप सभी को पता है कि बहुत सारे आपके पीपल्स के ग्रुप हैं और बहुत सारे लोग हैं स्ट्रगल करते रहते हैं अपने राइट्स को पाने के लिए, वो उस कोर्ट के अंदर जाकर क्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। कई बार आपको पता है कि यहाँ पे मोर्चे वगैरह निकाल के वो लोग यहाँ पे शो कर दें, तो भाई वो उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है। और हमारी हिस्ट्री के अंदर भी स्ट्रगल कंटिन्यू था, आज भी बहुत सारी जगह हमें स्ट्रगल कंटिन्यू देखने को मिलता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हम लोगों को देखने को मिली है। तो ओवरऑल यार धीरे धीरे आपकी और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अब आप सभी को भी पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब कि कोई एक तो लोगों की बात हो तो वो लोग देख लें। यहाँ पे आप सभी को पता है कि बहुत सारी हमारे देश की जनसंख्या है। अब ये नहीं कर सकते वो किसी एक ही सेक्शन के ऊपर सोसाइटी के फोकस कर देंगे, बाकी सेक्शंस को वो लोग छोड़ देंगे, उनको सभी को ओवरऑल बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन वो इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं पहले से, और काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम इस बात को भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यार हमारा ये वाला चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड हाँ, एक मज़े की बात यार, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना यार, उससे उनकी भी हेल्प हो पाएगी। अगर वो यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी बात आपको मुझसे डिस्कस करनी है तो यार आपके लिए ईमेल खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। उसके साथ ही आप सभी को मेरा इंस्टा अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएगा और मेरा एफबी का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ मन करे, जैसे मन करे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपके जेन्युइन डाउट होंगे, जेन्युइन बातें होंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ में चैट करूँगा या फिर बातें करूँगा। अगर नहीं हुए तो मैं उसको इग्नोर भी कर दूँगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय।